Hello everyone, I am Dr. Deepak Goyal. I am a pediatric gastroenterologist and hepatologist in Delhi NCR. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीलियाक डिजीज़। सीलियाक डिजीज़ को हम व्हीट एलर्जी या गेहूं से एलर्जी भी कहते हैं सिंपल टर्म्स में। सीलियाक डिजीज़ नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कॉमन है और काफ़ी बच्चों को अफेक्ट करती है। अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 100 2 या 3 बच्चों को ये अफेक्ट करती है। सीलियक डिजीज का टेक्निकल टर्म ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी होता है। सीलियक डिजीज दो तरह की होती है, एक टिपिकल सीलियक डिजीज और एटिपिकल सीलियक डिजीज। टिपिकल सीलियक डिजीज थोड़ा जल्दी एज में प्रेजेंट करती है, बिटवीन 1 to 5 ईयर्स ऑफ एज, और एटिपिकल सीलियक डिजीज थोड़ी सी लेट प्रेजेंट करती है इन जनरल। टिपिकल सीलियक डिजीज में जो ज़्यादातर सिम्टम्स आते हैं वो गैस्ट्रो सिम्टम्स होते हैं। उसमें मेन जो सिम्टम है, बच्चे का वज़न प्रॉपर बढ़ना, वज़न और हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ती है बच्चे की, बच्चे को एनीमिया होता है और उनका पेट फूला फूला सा लगता है, और काफ़ी बार फ्रीक्वेंट डायरिया या रिकरेंट डायरियाज होते हैं बच्चे को, जो कि ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। एटिपिकल सीलियक डिजीज ज़्यादातर उसके अंदर नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, सीजर, हेडेक्स, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, लिम्स पे रैश आना, या किसी को बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके अलावा और भी वेराइटी ऑफ अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो सीलियक डिजीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कि स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये प्रेजेंट कर सकती है। बीइंग अ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हमारे पास जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम करके आते हैं, जिसमें कि मैंने जैसे कि बताया, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो ढंग से वेट नहीं बढ़ना, हाइट का नहीं ढंग से बढ़ना, रिकरेंट डायरियाज या परसिस्टेंट डायरिया, और पेट फूला होना, और एनीमिया साथ में। तो ये इस तरह के सिम्टम्स के साथ बच्चे ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। कई बार पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो कि हार्मोन्स के डॉक्टर हैं, वो लोग भी टाइप 1 डायबिटीज़ को डिस्कवर करते हैं, और टाइप 1 डायबिटीज़ के जो किड्स होते हैं उनके अंदर वो सीलियक को टेस्ट करते हैं, तो उसमें भी सीलियक पॉजिटिव आता है और वो हमारे पास रेफर करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में कॉमन है, और सीलियक का काफ़ी ज़्यादा एसोसिएशन है। अगर कभी भी डॉक्टर को लगता है कि उस बच्चे को सीलियक डिजीज़ वो सस्पेक्ट कर रहा है, तो आजकल बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट होते हैं जो टीटीजी के नाम से होता है, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेस। एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, तो अलोंग विथ सीबीसी, लिवर टेस्ट और अदर टेस्ट के साथ एक सीरम टीटीजी का अगर टेस्ट करा लेते हैं, अगर वो टेस्ट हाई आता है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि सीलियक डिजीज़ हो सकता है। अब कई बार हमने नोट किया है कि काफ़ी पेरीफ्रीज में या कई डॉक्टर्स सिर्फ ब्लड टेस्ट कराते हैं और ब्लड टेस्ट के बेसिस पे सीलियक डिजीज़ को लेबल कर देते हैं। वो चीज़ करना ठीक नहीं है। सीलियक डिजीज़ को लेबल, अगर किसी भी बच्चे को अगर हमें सीलियक डिजीज़ लेबल करना है, तो उसके लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट तो सिम्टम होने बहुत ज़रूरी है, जो कि हमने डिस्कस किया। वो सिम्टम किसी भी तरीके के हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। सेकंड जो है हाई टीटीजी या कुछ और भी रिलेटेड ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे कि एंटी एंडोमाइसिल एंटीबॉडी। जनरली दोनों में से एक ही किया जाता है। टीटीजी ज़्यादा कॉमन है तो ज़्यादातर जगहों पर इजीली अवेलेबल भी है, तो ज़्यादातर जगहों पर टीटीजी किया जाता है। तो सेकंड है कि एक पॉजिटिव टीटीजी टेस्ट, और फिर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंडोस्कोपिक एंड ड्यूडोनल बायोप्सी। तो ये तीनों चीज़ें जिस बच्चे में रिक्वायरमेंट मीट हो रही हैं, तभी हमको सीलियक डिजीज लेबल करना चाहिए। सिर्फ सिम्टम और हाई टीटीजी के बेसिस पे सीलियक डिजीज को फाइनल लेबल नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एक बार किसी को सीलियक डिजीज डिक्लेयर किया, तो ये एक तरह का लाइफ लॉन्ग डिजीज है। इसमें आपको पूरा लाइफ के लिए अपनी डाइट को मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी टाइम जब आप एक बच्चे को एक लाइफ लॉन्ग चीज़ के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बाद में कई बार हमारे पास किड्स आते हैं जो कि 2 साल बाद या अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन के बाद जब वो हमारे पास आते हैं, और फिर वो हमसे अगर पूछें कि अब हमें आप बताइए कि ये 100% सीलियक है या नहीं है, हमारी पहले बायोप्सी नहीं हुई या पहले एंडोस्कोपी नहीं हुई, तो उस स्टेज पे हमें डायग्नोस करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर आपने
ग्लूटेन फ्री डाइट या कि गेहूं रहित डाइट अगर आपने स्टार्ट कर दी, तो आफ्टर 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट ले रहे हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी से सारे चेंजेस चले जाते हैं, और फिर अगर आप टेस्ट करते हो तो आपके टेस्ट नेगेटिव आते हैं और आप कंक्लूड नहीं कर सकते कि इस बच्चे को 1 साल पहले या 2 साल पहले एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, क्योंकि आपके पास वो मॉडिफाइड सिचुएशन में आए हैं। अब अगर किसी बच्चे को सीलिएक डिजीज का कंफर्मेशन हो जाता है, जो कि हमने डिस्कस किया कि सिम्टम्स हैं उसको, बच्चे को उसके ब्लड टेस्ट जैसे कि टीटीजी या एंटी एंडोमाइसियल पॉजिटिव आ रहा है, और थर्ड उसकी एंडोस्कोपी हुई है और उनकी ड्यूडेनल बायोप्सी भी पॉजिटिव आ रही है, तो आपने लेबल कर दिया है बच्चे को सीलिएक डिजीज। तो सीलिएक डिजीज का ट्रीटमेंट देखने में या बोलने में तो बहुत सिंपल है कि आपको 3 अनाज अपनी डाइट से हटाने हैं, जो कि वीट, राय और बार्ले। 3 चीज़ों में ग्लूटेन मिलता है और ये 3 चीज़ें आपको रिमूव करनी है। तो सुनने में तो ये और कहने में तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली पेरेंट्स इसको करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। तो जब भी आप किसी बच्चे को सीलिएक डिजीज़ डिक्लेयर करते हैं, तो आपको जो फर्स्ट 1 या 2 सिटिंग्स होती हैं बच्चे के और पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको डाइट का पूरा एम्फेसिस देना है और अच्छे से एक चार्ट देना है कि क्या चीज़ें उस बच्चे को अलाउड हैं और क्या नहीं अलाउड हैं। जो नहीं अलाउड है वो हमने ब्रॉडली डिस्कस की कि वीट से बनी हुई चीज़ें जैसे वीट, सूजी और मैदा, तो इन तीनों से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको टोटली रेस्ट्रिक्ट करनी है। और राय, राय एक तरह का सीरियल होता है। हम लोग जो कॉमनली इंडिया में एक ब्लैक वाली राय यूज़ करते हैं वो वाला ये नहीं होता, एक अलग टाइप का सीरियल है जो कि नॉर्मली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में ज़्यादा चलता है। तो राय अभी अवॉइड करना है, और बार्ले, बार्ले का मतलब जौ, वो भी हमें अवॉइड करना है। तो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो सीलिएक डिजीज का है वो है डाइटरी मॉडिफिकेशन। आपको ये तीनों अनाज अपनी डाइट से हटाने हैं, और साथ में शुरू के कुछ हफ्तों में आपको थोड़ा मिनरल्स और थोड़ा सा विटामिन सप्लीमेंट करने होते हैं, वो आप बाद में स्टॉप कर देते हो। अब आपने जब बच्चे को एक बार डाइटरी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद आपको स्टार्टिंग में बच्चे को थोड़ा रेगुलर काउंसलिंग करनी होती है। पेरेंट्स को और बच्चे को आपको रेगुलर काउंसलिंग करनी होती है। आपको हर सिटिंग में ये देखना चाहिए कि वो वाकई में प्रॉपर डाइट ले रहे हैं। इस डाइट को हम ग्लूटेन फ्री डाइट बोलते हैं। तो वाकई में वो ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उनका क्या कंप्लायंस है, वो अच्छे से ले रहे हैं, कहीं गलती से वो कुछ ग्लूटेन तो नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे डाइट में, या बच्चा कहीं चुपके से बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ तो ग्लूटेन नहीं ले रहा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो आपको रेगुलर इंटरवल्स पे बच्चे के साथ डिस्कस करनी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि अच्छा आप ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हैं, जाइए और आप 4 महीने बाद आइए, ये दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डील दीज किड्स। आपको इन डेप्थ जाके और एवरी सिटिंग में ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या डाइट ले रहा है। अब जब भी कोई बच्चा ग्लूटेन फ्री डाइट लेता है तो थोड़ा न्यूट्रिशनल कॉम्प्रोमाइज होने का भी डर रहता है। अगर आपको समझ आ रहा है और आप अंडरस्टैंड खुद भी न्यूट्रिशनल एडवाइस कर सकते हैं बच्चे के लिए, तो आप कर दीजिए, अदरवाइज किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। हर विजिट पे आप बच्चे की ग्रोथ के बारे में भी आपको अच्छे से चेक करना है कि बच्चा अच्छा वेट और अच्छा हाइट गेन कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आपका पेशेंट सीलिएक डिजीज है और आप उसको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, तो आइडियली उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही तो आप कोशिश करिए या कुछ और कारण देखने की कोशिश करिए कि कुछ और चीज़ तो नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जो कि हम रेगुलर सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स के लिए देखते हैं। तो इससे रिलेटेड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं या कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे, या इन दिए हुए नंबर्स या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।